दोस्तों, अब हम जिस वैकेंसी की बात करने वाले हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, तो ये पर्सन विद डिसेबिलिटी का डिपार्टमेंट है जो कि सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय के अंतर्गत, इस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसमें एक डायरेक्टर की पोस्ट खाली है और ये डायरेक्टर की पोस्ट आप देख सकते हैं NEIPID में खाली है, सिकंदराबाद में। ठीक है, NIPID क्या होता है? NIPID ये होता है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट, ये यहाँ पे देख सकते हो आप, नेशनल इंस्टीट्यूट। थोड़ा सा मैं इसको रफ करके थोड़ा सा इसको जूम कर दूँ, आपको दिखेगा, है ना? ये यहाँ से ऐसे पढ़िएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। समझ गए होंगे आप सबके सब, फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए जो एक बना हुआ इंस्टीट्यूट, ये उसके लिए है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट, है ना, कि उनको एम्पावर करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। तो ये संस्था है, ये जो डिपार्टमेंट है, इसके अंतर्गत ये उसी के डायरेक्टर की पोस्ट है जो सिकंदराबाद में खाली है। और टोटली दोस्तों ये डेपुटेशन है। डेपुटेशन का मतलब ये होता है कि कहने का मतलब कुछ समय के लिए होता है, तो ये 2 साल के लिए इनिशियल हो रहेगा, है ना, और फाइनल मतलब जो आगे बढ़ाएंगे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, 3 साल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी हो जाएगी, है ना, 5 साल की जॉब। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है, कैसी है, कौन बन सकता है कौन नहीं, है ना, क्या एक्सपीरियंस चाहिए और क्या नहीं। देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसी आपको समझ में आ गया, और डायरेक्टर की एक ही पोस्ट होती है। ठीक है, और ये मैंने अपने कई वीडियो में चीख चीख के चिल्ला चिल्ला कह दिया, उससे मतलब नहीं होता है कि एक पोस्ट है कि क्या है। हमें ये देखना, अगर हम एलिजिबल हैं तो हम भर सकते हैं, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसके पे ऑफ स्केल की बात करें तो अब आपको मालूम है ये पे लेवल 13 की जॉब ही है, क्योंकि अब आप देख रहे हो 1,23,000 से स्टार्ट होगी और फिर 2,15,000 तक जाएगी। मैक्सिमम एज इसकी जो है 56 ईयर्स तक की है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं नीचे पढ़ूंगा तो उसको बहुत ध्यान सुनना है आपको। ठीक है, पहली बात तो इन्हें ये कहा है कि ऑफिसर होना चाहिए, है ना, सेंट्रल जॉब में हो या स्टेट जॉब में हो, यूनिवर्सिटी में हो, रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में हो, ऑटोनोमस या स्टेचुटरी ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कहीं। ऑटोनोमस मतलब हो सकता है कई लोग अपने आप में भी रहते हैं ना, एक आध इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं, और कोई स्टेचुटरी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। साथ ही ये कहा गया है कि भाई उसने एक ऐसी पोस्ट ले रखी हो, है ना, कहाँ पर, इस फील्ड में, रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उनके रिहैबिलिटेशन सेंटर में वो उस फील्ड को देखता रहा हो। ठीक है, अगर ये नहीं है तो फिर या तो ये हो कि भाई कम से कम उसने लेवल 12 की, भाई लेवल 13 की ये जॉब है, आपने देख लिया है। ठीक है, तो कम से कम अगर आप लेवल 12 में हैं तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी रिहेबिलिटेशन वाले में। और अगर आप लेवल 11 पे थे, मतलब आपका जो पे की जो लेवल है वो 11 है, तो फिर आप 8 साल के रेगुलर बेस पे सर्विस कर रहे हों। ठीक है, ऐसा था। तो ये और आप समझ ले चुके होंगे। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की दोस्तों। तो एसेंशियल तो ये है कि भाई मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में या क्लिनिकल साइकोलॉजी में या रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी में। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ना परेशान मत होइएगा, मैंने क्या कहा आपसे, ठीक है, बहुत ध्यान सुनिएगा। इसका मतलब आप कहीं पर भी नौकरी कर सकते हैं, ये बात यहाँ पर साफ साफ लिखी हुई है। ऑटोनोमस में क्या होता है दोस्तों कि ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट जो होते हैं ये आधे सरकारी और आधे वो होते हैं, और स्टेचुटरी ऑर्गेनाइजेशन भी हो गया है। ठीक है, यानी ये मत सोचिएगा कि मैं प्राइवेट सेक्टर से हूँ तो मैं इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप उस चीज़ में रहे हो, ये ध्यान रखें, उस फील्ड से रहे हो तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और ये भी सोच लीजिए कि ज़रूरी नहीं कि आप रेगुलर बेसिस पे कहीं अधिकारी होंगे। इसमें साफ साफ ये चीज़ लिख दी गई है कि आप कहीं अभी भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी कर रहे हैं ना, तो एक फॉर्म है जिसमें आपको ये बताना बस होगा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हूँ। ठीक है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसी कि रेगुलर पे होना, कॉन्ट्रैक्ट पे होना। जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अभी कहीं काम कर रहे हैं और उनके पास ये सारी चीज़ें हैं जो मैं कह रहा हूँ, है ना, तो वो भी इसे भर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान सुनेंगे कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन भैया मास्टर डिग्री साइकोलॉजी में, क्लिनिकल, और ये मैंने बता दिया है, या रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी में, या फिर और लिखा हुआ है ना, और यहाँ पर इसका मतलब ये है कि या तो ये हो, और अगर ये नहीं है तो फिर ये होना चाहिए कि मास्टर डिग्री इन स्पेशल एजुकेशन टू इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, मेंटल रिटार्डेशन, मतलब आप समझ गए होंगे कि मानसिक के उससे जुड़ी हुई चीज़ें या अपंगता की जुड़ी हुई चीज़ों से अगर आपने पढ़ाई की हुई है ना, आपके ऐसा है। और जो परसेंटेज मांगा गया 55% है, मतलब इतने परसेंट के साथ अगर आपकी मास्टर डिग्री है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, इतना ही काफ़ी था, ठीक है, ये है किसी को भी अप्लाई करने के लिए। अब ये जो आप देखते हो ना डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, डिज़ायरेबल का मतलब ये हो जाता है कि ये अगर है किसी के पास तो उसको हम प्रेफरेंस दे देंगे अगर साथ में ये है। तो जैसे कि पीएचडी हो गई, मान लो किसी ने रिहेबिलिटेशन में या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इनके उसमें किसी ने पीएचडी कर रखी है तो भाई बनी बात उसे तवज्जो ज़्यादा मिलेगी। एमफिल किसी ने कर दिया क्लिनिकल और रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी में तो उसको ज़्यादा मिल जाएगी। एक्सपीरियंस है रिसर्च
ऑफ रिसर्च इन द फील्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन वर्क एंड पब्लिश्ड पेपर्स, जिनके पेपर हुए तो ये तो ठीक है दोस्तों, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ये डिज़ायर्ड लिख के मतलब ये कि ऐच्छिक है ना, अगर हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जैसे मैंने बताया, तो इनिशियल लेवल पे दोस्तों हाँ यहीं पे 2 साल का ये शुरू में है और ये बढ़ सकता है 3 साल एक्स्ट्रा, यानी कि अप टू 5 साल तक, मतलब वही कि 5 साल मैक्सिमम रहेगा और फिर उसके बाद भी अगर अच्छा काम रहा तो आगे बढ़ाएंगे वो उसको, ठीक है। तो ये उनके ऊपर है। चलिए दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं इसमें, है ना। ये मैंने आपको बता दिया कैसा टोटली डेपुटेशन पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें ये चीज़ साफ साफ कही है कि सारे डॉक्यूमेंट आपको सही तरीके से भेजने हैं। ये एक ऑफलाइन फॉर्म है, ना कि ये ऑनलाइन फॉर्म है, तो आपको इसमें सब कुछ सेंड करना होगा उन्हें, ठीक है। पता भी मैं भी बताऊँगा आपको इसमें किस पते पर आपको इसको भेजना है, ठीक है। हालांकि पता तो शुरू में ही है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, आप शॉर्टलिस्ट होंगे, आपको कॉल लेटर आएगा, है ना। पहले आप जो फॉर्म भेज देंगे, और याद रखिए फॉर्म आपको आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो आप सबको पता है आज की डेट हो गई अपनी 23 मार्च, है ना, 23 मार्च हो गई है, ठीक है। और ये जो है ये समझ लीजिए 21 मार्च के आसपास का ये नोटिस है, तो वहाँ से लेकर के 45 दिन आप जोड़ लीजिए, 45 दिन के भीतर भीतर आपको ये उनको भेजना होगा। तो ठीक है, आपके पास मतलब अभी लगभग 1 महीना है ना, तो उसका फ़ायदा उठाए, 1 महीना तो है आपके, 1 महीने से ज़्यादा है अभी आपके पास। और किस पते पर भेजना है, सारे के सारे कागजात मैं बता देता हूँ। देखिए लिखा है ना, एप्लीकेशन जो है प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में उठा करके आपको इसे भेजना है टू, दिख रहा है डॉक्टर प्रबोध, यहाँ से शुरू होगा, डॉक्टर प्रबोध सेठ, जॉइंट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट एंड पर्सन डिसेबिलिटीज़, फिर लेकर के पूरा CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली, और 110003, ये इतना एड्रेस पे, ये वो एड्रेस में आपको भेजना है 45 दिन के अंदर अंदर, समझ गए ना। और कैसे भेजना है दोस्तों, आप समझ गए होगे सब कुछ। आपका जो एक फॉर्म है भरना पड़ेगा, तो फॉर्म इसमें मिल जाएगा, नीचे मैं भी दिखाऊंगा फॉर्म, उसके साथ आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना सब उसमें लगेंगे। आपकी पे स्लिप, आप कहाँ काम कर रहे हैं, कब ज्वाइन किया था, कितना कितना कौन कौन से एक्सपीरियंस हैं, वो सारे सर्टिफिकेट रख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए नाम और डेट तो वो बनी बात है, आपकी टेंसी मैच करेंगे तो वो भी रख लीजिएगा आप सबके सब, चलिए, है ना। तो आपके शॉर्ट लिस्ट होंगे जैसे ही, तो आपको फिर कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू के लिए आपको बस पहुंचना होगा वहाँ पे, ठीक है। और इसमें कभी भी कोई भी बदलाव कर सकती है, यही चीज़ लिखी रहती है इसमें नोटिफिकेशन में, और तो कुछ नया है नहीं। और ये आगे दोस्तों एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म यही है। तो ये क्या है ना, लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वेबसाइट भी दे दूंगा जहाँ पे से आप इसको जाओ, तो अगर वहाँ जाके डाउनलोड करना चाहो तो वहाँ से भी कर सकते हो, नहीं मैं भी दे रहा हूँ वहाँ से भी कर लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नेम एंड एड्रेस है, ब्लॉक लेटर में यहाँ पे लिख देना, बड़े बड़े लेटर में, छोटे मत लिखना। यहाँ पे फोटो लगा देना अपनी, है ना, ड्यूली अटेस्टेड। फिर फादर का नाम आ जाएगा यहाँ पे, आपका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ रिटायरमेंट अगर एप्लीकेबल है तो, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पर अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भर देना सारे के सारे। फिर ये डिज़ायरेबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या है, पब्लिश कोई पेपर हुआ है नहीं है, ठीक है, वो बता देना। अब यहाँ पर आता है एम्प्लॉयमेंट का भैया, कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन में कब पोस्ट हेल्ड की, कहाँ से कब तक काम किया, क्या स्केल पेमेंट मिलती थी, लेवल 1, 10, 8, 9 जो भी है, ठीक है। और नेचर ऑफ ड्यूटी कैसी थी आपकी, तो वो सब आप भर सकते हो। 3 3 कॉलम दिए हुए हैं आपको भरने के लिए, है ना। मान लो कि आप कहीं पर अभी नेचर जो है प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट का वो आपका टेम्प्रेरी है या परमानेंट है या कोई और है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं उसको, ठीक है। अगर मान लीजिए इनमें से कुछ नहीं है तो यहाँ पर लिख करके आप उसे भर सकते हैं। टोटल एमोल्यूमेंट्स पर मंथ, कितना सैलरी आप ड्रॉ करते थे वो यहाँ पर लिख दीजिए भैया, ठीक है। अब ये तो होगी बात इसकी, तो अब आप किस में काम करते थे, है ना, कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के किस विभाग में काम करते थे वो उसके सामने लिख देना है। स्टेट गवर्नमेंट में थे तो स्टेट गवर्नमेंट में कौन से डिपार्टमेंट में थे। ऑटोनोमस कोई ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑटोनोमस है तो उसका नाम लिख दीजिए। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कोई इंस्टीट्यूट वहाँ थे, यूनिवर्सिटी में थे, या कुछ और इनसे हट के, तो वो सब आप लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मान लीजिए कि जो अभी की आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी डेपुटेशन पे थी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थी, ठीक है। अब देखना यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, यहाँ पर या तो आपकी जॉब टेम्प्रेरी या परमानेंट होगी तो वो यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, और दूसरा यहाँ पर ये बताना है अगर आप डेपुटेशन पे हैं, मतलब कुछ सालों के लिए है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो भी उसको यहाँ पे बता देना कि कब इनिशियल अपॉइंटमेंट हुई थी, क्या है कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी है पीरियड कितने कॉन्ट्रैक्ट का है, सब कुछ आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, समझ गए दोस्तों। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिख देना है आपको, है ना। ये आपका भाई SC/ST किससे बिलोंग करते हो आप, है ना, हायर सर्कुलर, और ये पूरा साइन करके मामला यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो एक सर्टिफिकेट है, एक तो आप ऊपर समझ गए, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करना है, अलग से निकालना है, उसको निकालना, फॉर्म फिल करना और लिफाफे में डालना, ये सब अलग से, है ना, ये ठीक, ये ध्यान रखेंगे। सर्टिफिकेट टू बी फर्निश्ड बाय द एम्प्लॉयर फॉरवर्डिंग अथॉरिटी, ठीक है, द एम्प्लॉयर फॉरवर्डिंग अथॉरिटी। अब ये कौन है दोस्तों, देखिए आप जहाँ काम करते हैं
ठीक है, वो हो गए आपके एम्प्लॉयर, आपको मालूम है ना, आप एम्प्लॉय हो उनके, उन्होंने आपको नौकरी दे के रखा है, तो ये एक उनके द्वारा साइन किया हुआ है कि भाई हमें कोई आपत्ति नहीं है, ना ही इनके खिलाफ कोई केस पेंडिंग है। ये मतलब एक डिसिप्लिनरी, आप समझ जाइए यहाँ पर ये कि इट इज़ सर्टिफाइड दैट देयर इज़ नो विजिलेंस डिसिप्लिनरी केस ईदर पेंडिंग और बिंग कंप्लीटेड अगेंस्ट, आपके नाम यहाँ पर आ जाएगा। प्रेजेंटली वर्किंग विद दिस डिपार्टमेंट एज, वो पोस्ट का नाम लिख देंगे, सिंस किस पे काम कर रहे थे वो लिख देंगे। ठीक है, नो मेजर माइनर पेनल्टी कुछ भी नहीं है पिछले 10 सालों में, ये घोषित कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपके एम्प्लॉयर का, यानी जहाँ पे आप काम करते हैं उनका सिग्नेचर और सील हो जाएगा। तो इसको भी अलग से निकालना है और आपको भेजना है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिए टाइम से पहले भेज दीजिएगा, उसके बाद भेजने का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपकी जानकारी सही लगी होगी, समझ में आई होगी। आपके काम की ना हो तो आप इससे आगे फॉरवर्ड कर दें। ठीक है, आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहिए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए और टीकाकरण जरूर कराइए कोरोना से।